जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बीजेपी ने मतदान से पहले राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को साथ आने का न्योता देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी ने गुरुवार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैंने सोच समझकर फैसला लिया है। RLD सुप्रीमो जयंत चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये परीक्षा की घड़ी है। 5 साल बाद आपको मौका मिल रहा है। भाईचारा जिंदाबाद का नारा हमारा है, लेकिन इससे किसको एलर्जी है आपको पता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में आज फोकस मथुरा पर है, जो कि अयोध्या और वाराणसी के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी को कवर कर रहे हैं, जिसमें 100 से अधिक विधानसभा सीटें हैं, जहां 7 में से 3 चरणों में मतदान होगा। वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों को लेकर पश्चिमी यूपी में बीजेपी अलोकप्रियता की धारणा से जूझ रही है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में 76% सीटें जीती थी। अमित शाह ने आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार में अपराध घटे हैं, यूपी में कानून का राज कायम हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि आपसे जुड़े लोगों के यहाँ नोटों की गुड्डियां निकल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 27 जनवरी को पंजाब के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों के साथ स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। उनके साथ पंजाब के CM चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। राहुल पंजाब विधानसभा चुनाव के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कई तस्वीरें भी साझा की है। इसमें वो स्वर्ण मंदिर में प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हर मंदिर साहिब में पंजाब के भविष्य के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ प्रार्थना की। पंजाब में अगले महीने 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, इसलिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस की युवा ब्रिगेड एक के बाद एक बिखरती चली जा रही है, जो कभी राहुल गांधी की खास मानी जाती थी। मंगलवार को RPNC ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, चुनावी तैयारियों के बीच कुछ महीने पहले जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था और वह फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री है। RPNC के बीजेपी में जाने के सवाल पर आज सचिन पायलट ABP न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और चुनाव से पहले कई नेता आए और गए, लेकिन अंत में लोग विचारधारा, इतिहास और नीति को देखते हुए कौन नेता किस पार्टी में जाता है ये उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन हम लड़ रहे जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को राज्य विधानसभा चुनाव में स्थानीय पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे। इस दौरान अमित शाह सबसे पहले वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और पूजा पाठ किया। मंदिर से निकलने के बाद अमित शाह सीधे वहां से सड़क मार्ग के जरिए मथुरा के लिए निकल गए। इस दौरान उनके साथ मथुरा से पार्टी के विधायक और राज्य सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह यहां पहुंचकर पार्टी की ओर आयोजित बैठक में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या अपने बयान के जरिए विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान करने का काम किया? क्या उनके बयान से दुष्प्रचार गैंग का भारत के खिलाफ एक और साजिश करने का मौका मिला? क्या जब वो बोल रहे थे उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो कहीं नहीं भारत की पथ निरपेक्ष की? जी हाँ, चलिए आपको सुनाते हैं एक और बात। जी हाँ, आपको बता दें कि हमारे यहाँ करीब 20% लोग धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमेशा से भारत में सवाल खड़े किए जाते हैं और खास करके जब से बीजेपी की सरकार बनी है अल्पसंख्यकों का यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, चाहे वो हामिद अंसारी हो चाहे कोई और मुस्लिम हो। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों से यहाँ पे हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की है और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित है। इस संदर्भ में हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। आज की समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य, पहला यह स्पष्ट करना भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग की एक प्रभावी
लेक्चर देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न साझेदारों के बीच नियमित तौर पर साझा संवाद का एक ढांचा स्थापित होगा। तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाना है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद कोरोना के मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बीच ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान करने के लिए जीनोम सीक्वेंस का सहारा लिया गया है। साल 2021 के अंत में 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जिन मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है उनमें ओमिक्रॉन से ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 7498 नए मामले सामने आए हैं और 29 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 5760 केस दर्ज किए गए हैं और 30 लोगों ने दम तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की एक विधानसभा सीट है चमरौआ विधानसभा सीट। इस विधानसभा क्षेत्र में एक चर्चित गांव है चमरौआ। चमरौआ गांव में चौड़ी सड़कें हैं तो शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज भी सुविधा संपन्न। इस गांव के नाम पर ब्लॉक भी है और इसी गांव के नाम पर एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है चमरौआ विधानसभा सीट। 7 चरणों में होने रहे यहाँ पे यूपी में दूसरे चरण में 14 फरवरी को चमरौआ विधानसभा सीट के लिए मतदान होना है। चमरौआ विधानसभा सीट का सियासी अतीत कोई बहुत पुराना नहीं है। चमरौआ विधानसभा सीट से सपा या बसपा किसकी बनेगी सरकार, ये दिलचस्प होने वाला है। पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश जश्न मना रहा। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 75 स्थानों पर 115 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिमारपुर क्रॉसिंग रीड रोड पर रिमोट दबाकर ध्वजारोहण किया। वहीं सभी विधायकों ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया। इससे पहले दिल्ली से अलग अलग स्थानों पर 5 राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहे हैं और नए ध्वजों के बाद दिल्ली में इतनी ऊंचाई पर लहराए जा रहे तिरंगों की संख्या 80 हो गई है। इन 75 विशाल तिरंगों में से 25 का रिमोट से ध्वजारोहण किया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक विधानसभा सीट है नवाबगंज विधानसभा सीट। नवाबगंज विधानसभा सीट बरेली लोकसभा सीट के तहत आती है। नवाबगंज बरेली जिले का एक कस्बा है। बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा सीट के लिए 7 चरणों में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। नवाबगंज विधानसभा सीट आज़ादी के बाद हुए यूपी में विधानसभा के पहले चुनाव से ही अस्तित्व में आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर भी लगातार लोग यानी कि पार्टी कार्यकर्ताओं का दबदबा जारी है। यहाँ पे सपा बसपा या बीजेपी या कांग्रेस किसकी सरकार बनने वाली है ये भी रोचक माना जा रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप देश में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खबर आई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस मामले की जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोरोना संक्रमित होने के बाद तमाम सावधानियां बरत रहा हूं। साथ ही उन लोगों से कोरोना जाँच की अपील की है जो हाल ही में उनके संपर्क में आए हो। आरआरबी एनटीपीसी बवाल में केस दर्ज होते ही पटना के मशहूर टीचर खान सर पर अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ बता रहा है। पुलिस अब उन्हें नोटिस भेजेगी और पेश होने के साथ ही पूरे मामले पर जवाब मांगने की तैयारी कर रही है। छात्रों के बवाल के बाद खान सर पर मंगलवार की रात एफआईआर दर्ज की गई थी। छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए खान सर समेत कई कोचिंग संचालकों पर केस दर्ज किया गया। पत्रकार नगर थानेदार मनोरंजन भारती के मुताबिक जाँच में सहयोग देने से संबंधित नोटिस खान सर और जिन कोचिंग संचालकों का नाम प्राथमिकी में है उन्हें भेजा जाएगा। पुलिस ने उनके सभी वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। दूसरी ओर केस दर्ज होने के बाद खान सर का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। उनका कोई अता पता नहीं है। सूत्रों की माने तो केस दर्ज होने के बाद से ही खान सर ने मोबाइल बंद कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। गुरुवार को कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने पुलिस लाठीचार्ज का शिकार हुए छात्रों से बातचीत की है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर भी योगी सरकार की इस घटना के लिए जमकर बुराई की। उन्होंने कहा था कि युवाओं के दमन के खिलाफ देश भर में इनकलाब होगा और बीजेपी अहंकार चूर हो जाएगा। दोनों राज्यों के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद पर अस्थायी समाधान की खातिर चर्चा करने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी। उस मुलाकात के कुछ ही दिनों बाद बुधवार को पहली और बुधवार रात अंतर राज्य सीमा पर ताजा तनाव पैदा होने की खबर है। ताजा विवाद पर अरुणाचल प्रदेश के निचले सियांग जिले में चल रही लिकाल भी दुरपई PMGY सड़क परियोजना को लेकर है। असम का दावा है कि 2019 से निर्माणाधीन इस सड़क के कुछ हिस्से इसके धेमाजी जिले के अंतर्गत आते हैं और इस सड़क को लेकर के दो मुख्यमंत्रियों में 2 CM में भिड़ंत हो गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।